स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे रेड कोमोडो एक्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो कमोडो एक्स जो है ये क्या है? ये बेसिकली कमोडो जो उन्होंने रेड ने रिलीज़ किया था कुछ साल पहले, उसी का ज़्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव वेरिएंट है। इसका सेंसर है सुपर 35 यानी कि समझ लीजिए एपीएस-सी सेंसर के ज़्यादा नज़दीक है, ना कि फुल फ्रेम का। फुल फ्रेम जितना शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलेगा, आपको सुपर 35 जैसा है। मतलब एपीएस-सी का अगर आप फीलिंग समझ सकते हैं एग्ज़ैक्टली वैसी मिलेगी। लेकिन हाँ, मेन सेलिंग पॉइंट जो कमोडो में था और इसमें भी है, ग्लोबल शटर सीमॉस दे रहे हैं। सीसीडी सारा ग्लोबल शटर ही होता है, लेकिन सीमॉस में हम लोग जो जनरली लेते हैं वो रोलिंग शटर होता है। ग्लोबल शटर ये दे रहे हैं, यानी कि पूरा सेंसर खचांग से खींचता है इलेक्ट्रॉनिकली स्पीकिंग। और उससे फ़ायदा होता है रोलिंग शटर नहीं आता, जो आर्टिफैक्ट होता है ना कि टेढ़ा उड़ा कर रहे हो तो लुच-पुच हो जाता है, वो नहीं होता है। और इसका बॉडी का दाम $10,000 है। और एक मिनट, शायद मैंने एक एक्स्ट्रा ज़ीरो डाल दिया। हाँ, $10,000 इसका दाम है और पिछले वाले का दाम था $6,000। तो दाम काफ़ी बढ़ाया गया, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं उतारा जा रहा है कि कमोडो था अब कमोडो एक्स आया। कमोडो अभी भी है और कमोडो एक्स है जिनको और पावर चाहिए उसके लिए $10,000 कर दिया। और ये 120 एफपीएस तक जा सकता है 4K में। और ये आपको 17:9 यानी मतलब सिनेमैटिक एस्पेक्ट रेशियो बढ़िया से कर लेगा। 80 एफपीएस पे भी दे देगा आपको 6K में। तो यानी रेजोल्यूशन पे ज़्यादा उतना अपग्रेड नहीं हुआ है पिछले वाले से, लेकिन एफपीएस बहुत बढ़ा दिया गया है। तो यही है कमोडो एक्स। मतलब एक बॉक्स कैमरा है, ऊपर स्क्रीन दिया हुआ है और इसे लोग मतलब सिनेमा में क्रैश कैम का तौर पे यूज़ करते हैं। इंडी फिल्म मेकर इसी से पूरा पिक्चर बना देते हैं। मतलब एक अच्छा सिनेमा लेवल का टूल है। अब बात करते हैं इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का। तो इसमें दिया गया है मतलब आरएफ माउंट काफ़ी लोग चाहते हैं, लेकिन आरएफ माउंट में लॉकिंग अगर नहीं देते हैं, यानी कि कोई मतलब बटन दबा के ऐसे घुमाने वाला तरीका उतना रिलायबल नहीं होता है। तो सिनेमा में जनरली लॉकिंग रहता है। ऐसा लगाइए उसमें एक लीवर रहता है जो उसको लॉक करता है ताकि गलती से भी नहीं खुले। तो वो उसमें दे दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी दिया हुआ है, यानी कि जो भी लेंस आप लगा रहे हैं कैनन के सीरीज़ का, उसका पूरा हैंडशेक होगा कैमरा के साथ। तो यानी ऑटो फोकस भी वो कर सकता है और आपका जितना कि मतलब कितना एमएम है, कितना एपर्चर है, ये सब डेटा चेक। और ये ज़रूरी होता है, मतलब सिनेमा के शूटिंग के टाइम में मेटा डेटा को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। तो मेटा डेटा वाला काम ये आसान कर देता है। और आम पब्लिक को जो सबसे बड़ा असर आएगा, इसमें मेमोरी कार्ड को बदल दिया गया है। इसमें सी फास्ट टाइप 2.0 को बदल के सी फास्ट एक्सप्रेस टाइप बी, यानी कि जो आपका आजकल के हाई एंड कैमरा जो कि आपका नाइकॉन, कैनन और फिलिप्स बोल रहा हूँ, पैनासोनिक, ये आपका फूजी, ये सब यूज़ करते हैं, वो वाला यूज़ कर रहे हैं। सी फास्ट 2.0 उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, तो यही अभी आ गया और ये ज़्यादा स्पीड भी देता है। राइट में ये डबल स्पीड देता है, रीड में भी 4 गुना स्पीड दे देता है। रीड राइट बहुत फास्ट होता है, यानी कि फाइल आप शूट करें और कितना टाइम लगेगा आपको फाइल डंप करने में कंप्यूटर में, बहुत जल्दी डंप हो जाता है। और इसका बोल रहे हैं मेन इसमें चेंजेस हुआ, सेंसर इन्होंने बदल दिया। सेंसर पूरा नया स्टार्ट से बनाया, सेंसर बदला। लेकिन मेन जो अपग्रेड आया है वो है सीपीयू में। सीपीयू इन्होंने बम कर दिया, तो सारा चीज़ डबल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कमोडो 6K जो था 40 एफपीएस ही दे पाता था, वो 60 एफपीएस भी नहीं छू पा रहा था। यहाँ पे वो 80 एफपीएस तक पुश कर रहे हैं। जहाँ पे 50 पे रुक जाते थे वहाँ पे 100 एफपीएस पे जा रहे हैं। और जहाँ 120 एफपीएस तक जा पाते थे 2K में, यानी कि फुल एचडी से थोड़ा सा ज़्यादा में, वहाँ पे ये 240 एफपीएस जा रहा है। और ये समझिए एफपीएस आपको सुनने में लग रहा है यार आजकल का सिनेमा कैमरा में ये तो हिसाब से कम लग रहा है। बात ये समझिए कि सिनेमा कैमरा को बिट रेट बहुत हाई रखना पड़ता है। तो यानी कि आप 240 एफपीएस पे शूट कर रहे हैं और कितना भी सेंसर साइज हो वो एक्चुअली अच्छा दिखता है। वहीं पे अगर आप 240 एफपीएस आपके मोबाइल का देखें, बहुत ख़राब दिखता है। क्यों? कंप्रेशन बहुत होता है डेटा में, ताकि डेटा को राइट कर सके। इसमें इसीलिए सेंसर को ये छोटा करते जाते हैं, मतलब क्रॉप करते जाते हैं विंडो में, और उससे डेटा निकालते हैं और वो डेटा रॉ रहता है, यानी कि वो एक्चुअली हाई क्वालिटी रहता है। तो इसका 240 और मान लीजिए आपका बाकी किसी मतलब मिररलेस का 240 में बहुत अंतर आता है। तो ये आपको इसमें मिल जाएगा 240 एफपीएस। तो इसलिए समझ एज ए सिनेमा ये है। और इसमें तो मतलब समझिए आप आराम से ऐसा कर सकते हैं, म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं 2K पे, आप आराम से शूट कर सकते हैं, आराम से मास्टर कर सकते हैं। और जब तक वो बहुत बड़ा थिएट्रिक 4K रिलीज नहीं करना है वो चल जाएगा। और बाय द वे ये 2K जो सिनेमा ग्रेड का रहता है उसे अगर आप 4K तक बड़ा भी कर देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं फाइल को, वो अच्छा ही दिखता है, ख़राब नहीं दिखेगा। तो ये ऑप्शन आपको मिल जा रहा है। और इसके बाद समझिए इसमें प्रोरेस का भी एक अपग्रेडेड फॉर्मेट अलाउड है, जो कि प्रोरेस 444XQ है। यानी कि आप प्रोरेस का फाइल जो है रॉ रेड के साथ
अच्छे से बातचीत करके बनाया गया है। तो आप फाइल में मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर में सिर्फ एक ही सेटिंग होती है, ये शटर कितना टाइम का शटर है, मतलब कितना देर आप खोल रहे हैं, बाकी आप कुछ चीज़ चेंज नहीं करते। बाकी चीज़ जो है जैसे हो गया एमएम हो गया, एपर्चर हो गया, ये लेंस डिसाइड करता है, सेंसर डिसाइड करता है कितना देर खोलता है। आईएसओ की सेटिंग नहीं होती है जब तक उसमें 2 सर्किट ना लगाया जाए, जिसे आप लोग सुनते हो ना डुअल गेन आईएसओ, उसमें 2 सर्किट होता है कि आप लोअर लेवल पे लो आईएसओ पे चल रहे हो, हायर लेवल पे हाई आईएसओ पे चल रहे हो। लो लाइट के लिए अलग सेंसर बनाया जाए, मतलब सर्किट रहता है जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर देता है। टेक्निकली इसका यही मतलब होता है कि आईएसओ आपके कैमरा में नहीं है, वो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक गेन बढ़ा के दिखाया जा रहा है। तो रहा बात कि अगर रॉ फाइल जो कि सेंसर से आ रहा है उसे ही स्टोर कर लें, तो आपको आईएसओ एडिटिंग के टाइम चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप एपर्चर सही कर लो, आप शटर स्पीड सही कर लो, ये चेंज नहीं हो सकता। ये दोनों आप चेंज कर लिए, वीडियो आ गया, उसके बाद आईएसओ आप अपना कम बेसी कर सकते हैं। इसीलिए रॉ के पीछे भागते हैं। अब रहा बात प्रो रेस के पीछे लोग क्यों भागते हैं? प्रो रेस मतलब समझिए एप्पल ने बहुत अच्छे से इसे अपने एडिटिंग टूल स्वीट में डाल दिया है और इकोसिस्टम में इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है। यानी कि आप किसी को प्रो रेस फाइल देंगे, वो आराम से उसे एडिट कर पाएगा, उसे सारा जितना भी काम करना है वो हो सकता है। तो इकोसिस्टम पाइपलाइन में बहुत अच्छे से चलता है, इसीलिए लोग प्रो रेस के पीछे भागते हैं। और प्रो रेस का हाईएस्ट क्वालिटी ये दे रहा है, यानी कि आपको शिकायत नहीं होगी। और प्री रिकॉर्ड बफर, जो कि प्रोसेसर बहुत बड़ा है तो अच्छा चांस है, रैम भी अंदर बम है। प्री रिकॉर्ड 10 सेकंड तक का है। यानी कि मान लीजिए अगर आप कोई खेल हो रहा है, ठीक है, बैट्समैन का आप देखना वीडियो बनाना चाहते हैं। अब रहा बात कि आपके पास बहुत कार्ड हैं तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड करते जाइए, लेकिन जनरली कोई नहीं करना चाहिए, बहुत कचरा आएगा। तो उसमें ये रहता है कि आप प्री रिकॉर्ड चालू कर दिए और कैमरा को आर्म कीजिए, बैट्समैन जहाँ हिट किया तब जाके आप रिकॉर्ड का बटन दबाइए, तो उससे पिछले 10 सेकंड को वो मेमोरी में डाल देगा और उसके बाद आपके पास फुटेज आ जाएगा। तो कोई भी एक्शन सीन होने वाला है तब आप प्री रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, तो मिस नहीं होगा और फालतू का फुटेज नहीं आ जाएगा कि आप 4 घंटा तक रिकॉर्डिंग कर रहे थे, या मतलब 5 सेकंड का काम का क्लिप है लेकिन आपको 1-2 घंटा तक रुकना पड़ रहा है, वैसा करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। प्री रिकॉर्ड मिल जाता है। और इसमें जेनलॉक भी है, जो कि मतलब इस लेवल के दाम पे जनरली सब में जेनलॉक दिया जाता है। और फुल एचडी लाइव स्ट्रीमिंग ये कर सकता है। पिछले वाले में था कि जो मतलब स्ट्रीमिंग भी करते थे वो 720p तक लिमिटेड था, यहाँ पे फुल एचडी है। अब रहा बात इससे लाइव स्ट्रीमिंग कौन करेगा, वो लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं करने के लिए, लेकिन वो उसका टारगेट नहीं है। इसका टारगेट है कि उससे आप फ्रेम कंपोजिशन वायरलेसली अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर सकें, ना कि ज़रूरी नहीं हो कि आप अलग से मॉनिटर कर दो, क्योंकि इसका मॉनिटर जो अलग से आता है बहुत महंगा होता है। तो और आईफोन सबके पास है, तो हिसाब वही है कि आप उसमें यूज़ कर लें, ना कि। और ये मॉनिटर जो दिया हुआ है कैमरा के ऊपर, ये ठीक ठाक रफली आपको कर देगा, फ्रेमिंग कर देगा, फिर मोबाइल में आप फाइन ट्यूनिंग कर लीजिए। तो उसके लिए अगर अच्छा रेजोल्यूशन जा रहा होगा स्क्रीन पे तभी ना अच्छा दिखेगा, तो फुल एचडी दे दिया। तो ये सब इसका टेक स्पेक है, मतलब पिछले वाले को लिया और प्रोसेसर बढ़ा दिया और मतलब थोड़ा पंख दे दिए स्पीड में, खासतौर में स्पीड में। अब बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसका परफॉर्मेंस समझिए कमोडो के पास सब फायदा है। रेड मतलब आरी के बाद अगर कोई आता है तो रेड ही आता है, और कमोडो उस जगह पे है जहाँ पे हॉलीवुड के कई सारे पिक्चर्स में कमोडो ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है, चाहे वो इसमें ही क्यों ना हो, क्या बोलते हैं, माइकल बे की पिक्चर में क्यों ना हो, यूज़ किया जा चुका, मतलब फिल्म्स हैं जिसमें फुटेज इसका यूज़ किया जा चुका है। तो वो गाड़ी खुल चुकी है, यानी कि रेड और कमोडो दोनों का ब्रांड रिकग्निशन है। और ग्लोबल शटर से ये फ़ायदा होता है कि वो जेलो आर्टिफैक्ट हटा देता है, यानी कि अगर आप साइंस फिक्शन शूट करना चाहते हैं जिसमें भी खूब सारा विजुअल इफेक्ट देना है, वहाँ पे रोलिंग शटर हटा देने से मतलब बहुत फ्रीडम मिल जाता है। ये आपके पोस्ट प्रोसेसिंग का हेडेक कम कर देते हैं। तो जिनको है कि भैया हमें पोस्ट प्रोसेसिंग खूब करना है, वो इसको सीधे से बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो हमें दे दो। और रेड के पास सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि क्या ये कोई और कंपनी बना सकती है, बना सकती है, तो बाकी सब कंपनी का ऐसा क्यों ना नहीं, क्योंकि रेड के पास पूरा मैच्योर पाइपलाइन है। और रेड का सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि उनका रेड रॉ, यानी कि रॉ में इन्होंने पेटेंट पता नहीं कहाँ से करा लिया कि रॉ फाइल में को सेव करना बॉडी में यही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। तिगड़म लगा के, ट्रिक करके, ये करके, वो करके भले आप ट्राई कर सकते हो। जैसे आरी के केस में होता है कि आरी आपको फाइल वीडियो फाइल देता ही नहीं है, आप उसे मतलब कन्वर्टर में डालिए वो वीडियो फाइल के तौर पर रेंडर कर देगा, लेकिन फाइल होता ही नहीं है। सारा फाइल एज ए जेपेग स्टिल्स, ये मतलब जेपेग नहीं बोल रहा हूँ, रॉ स्टिल्स के तौर पे सेव किया जाता है। तो वो पेटेंट का झमेला है, लेकिन एटलीस्ट रेड ऐसा नहीं कि सिर्फ पेटेंट करके रोका हुआ है, उन्होंने एक्चुअली मेहनत किया है। तो उनका रॉ जो फॉर्मेट है, रॉ बहुत कैमरा कर सकता है, ये रॉ कंप्रेस्ड कर सकता है, जिसमें लॉसलेस कंप्रेशन लेवल का पहुंच जाता है, यानी कि कंप्रेस्ड भी है लेकिन सारा एडिटिंग वेक्टर्स आपको मिल जाएगा, यानी कि आप आईएसओ एडिटिंग में चेंज कर सकते हैं, वाइट बैलेंस आई एडिटिंग में चेंज कर सकते हैं, पूरा लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं, डी बेयरिंग एल्गोरिदम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए रॉक का को पूरा परफॉर्मेंस दे रहा है बिना जगह खाए हुए, और इन बॉडी कर रहा है। और इस पर पेटेंट लगा दिए कि इन बॉडी मतलब एल्गोरिदम कोई और भी यूज़ करे वो नहीं करने देंगे, पेटेंट लगा के रखे हुए हैं। नाइकॉन किया है, नाइकॉन और अभी रेड लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कोर्ट में। ऑटो फोकस जो है ये काफ़ी इंप्रूव कर चुके हैं। ये मतलब समझ लीजिए, मैं ऑटो फोकस बोल रहा हूँ सिनेमा कैमरा के तौर से। बहुत सारे सिनेमा कैमरा में कॉन्ट्रास्ट डायरेक्ट ऑटो फोकस होता है, वो सिर्फ
आप कर रहे हो वहाँ पे फोकस कर लो, वो कर लेगा, और अगर बंदा हुआ तो आपको मैनुअली करना पड़ता है, और लोग चाहते हैं मैनुअली फोकस करना चाहते हैं, तभी जाके वो फील आएगा। लेकिन होता है ना, रन एंड गन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप चाहोगे कि यार कुछ अच्छा रहे, तो ये थैंकफुली फेस डिटेक्ट यूज़ करता है, तो ऑटो फोकस अच्छा है। तो क्या ये उतना अच्छा है जितना कैनन हो, सोनी हो, नाइकॉन हो? नहीं जी, नहीं। ये बस सिनेमा कैमरा के नज़रिए से देखेंगे तो एक्चुअली यूज़फुल है, उससे ज़्यादा नहीं आपको एक्सपेक्ट करना है। और कलर्स बहुत बढ़िया है, डायनेमिक रेंज जो है वो हल्का है। अब ये समझना ज़रूरी है कि ग्लोबल शटर इसीलिए हर कंपनी नहीं यूज़ करती है, ग्लोबल शटर का इलेक्ट्रॉनिक्स मुश्किल होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स पिक्सल साइट के बगल में डाल होते हैं, यानी हर पिक्सल साइट जो बना रहे हैं सिलिकॉन में, उसके बगल में आप कैपेसिटर का जगह देते हो, तो यानी कि पिक्सल का एक्चुअल सरफेस एरिया छोटा हो जाता है, क्योंकि उसके बगल में आपने कैपेसिटर डाल दिया। तो यही मेन लिमिटेशन होता है ग्लोबल शटर का, कि सब चीज़ बढ़िया देता है, मोशन में कोई डिस्कशन है, लेकिन अगर आप वो सेंसर को सीमॉस वही मैन्युफैक्चरिंग नोड पे बनाते हैं, उसी को आप बनाओ, मान लीजिए रोलिंग शटर में आपको आराम से 16 स्टॉप ऑफ डायनेमिक रेंज मिल जाएगा, जहाँ उस पर ग्लोबल शटर करने गए आपको 12 स्टॉप तक डायनेमिक रेंज आ जाएगा, डायनेमिक रेंज कम हो जाता है। तो ये साइड इफेक्ट है। तो पहला वाला जो था वो क्रैश काइम के तौर पे बनाया गया था, रेड ने काफ़ी मेहनत किया, वो ठीक ठाक दिखता था। यहाँ पे समझिए और उसे थोड़ा बेटर किया, खासतौर पे शैडो में अच्छा रेंडिशन पे फोकस किए हैं। क्या ये रेड का रोलिंग शटर वाले जितना अच्छा कलर देगा? नहीं, लेकिन आपको ग्लोबल शटर मिल रहा है, तो मतलब प्रोज एंड कॉन है। तो डायनेमिक रेंज बुरा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको ले लिया डायनेमिक रेंज होता तो अच्छा रहता, वैसा नहीं है सर, वैसा नहीं है। तो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस वाला बात। तो अब बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। तो कंपटीशन में ये समझिए कि रेड जो है ना बहुत स्मार्टली यहाँ पे काम किया। उन्होंने देखा कि मार्केट में गैप है, एक छोटा बॉक्स कैमरा का ज़रूरत है जो ग्लोबल शटर दे सके, क्योंकि ग्लोबल शटर जो है गॉड सेंट है। ये बात एकदम सही है कि डायनेमिक रेंज थोड़ा इसका कम होता है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, फिजिक्स लेवल पे है। लेकिन आज जिस डायनेमिक रेंज को आप कम बोल रहे हो उसके लिए लोग जान मार रहे थे मतलब कुछ साल पहले तक। और रहा बात कि कलर, डायनेमिक रेंज से भी ज़्यादा मायने रखता है कलर साइंस, यानी कलर रेंडिशन कैसा हो रहा है। तो 10 से 12 स्टॉप पे अगर आप चले जाते हो, मोर देन गुड इनफ, और अच्छा सिनेमाटोग्राफर रहेगा, वो क्लैम कर लेगा अपना सीन को कि वो उसके अंदर फिट हो जाए, डायनेमिक रेंज के अंदर फिट हो जाए, आपको दिक्कत नहीं हो। हम लोग सोचिए नेगेटिव पे करते थे, नेगेटिव में उतना डायनेमिक रेंज होता ही नहीं है, तो भी कैसे शूट कर लेते हैं? वही बात है, क्लैम्प किया जाता है, सीन को देखते थे, एनालाइज करते थे, अरे ये ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, उसे टोन डाउन करो, लाइट ओवर हो रहा है उसको टोन डाउन करो, शेड्स लगाओ, बहुत सारा मेहनत किया जाता था। तो सिनेमाटोग्राफर्स कर सकते हैं आराम से, उनको 12 डायनेमिक स्टॉप रेंज दे दिया जाए, वो आराम से, थोड़ा सा भी कॉम्पिटेंट होंगे, वो आराम से आपको एक अच्छा यूजफुल फुटेज दे देंगे। और रंग अगर अच्छा आ गया, कोई नहीं शिकायत करने वाला। तो इनका वही है कि हम रंग तो दे देते हैं, रेड कलर का इनके पास अपना वो है, प्रोप्राइटरी एक्सपीरियंस है, और सालों से ब्रांड बना चुके हैं, तो कलर में इनका डिस्कशन नहीं होता है। तो कलर इन्होंने सॉल्व कर लिया, तो हो गया कि ठीक है भाई ग्लोबल शटर दे देते हैं। अब जो लोग डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, रन एंड गन कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियोज़ कर रहे हैं, जहाँ पे खूब एक्शन है, कैमरा खूब हिला रहे हैं, वो सीधे सीधे बोले भैया चुपचाप से पैसा लो, हमें ग्लोबल शटर दे दो, ये कर रहे हैं। और इसके सिवा मतलब कोई और बॉक्स कैम है? हाँ, एक ही मॉडल मुझे मिला है, वो जेड कैम का E2S6G मॉडल है जो ग्लोबल शटर देता है। S6 करके है और जो सस्ता मॉडल है, और X6G है जिसमें ग्लोबल शटर देते हैं। तो क्या ये यूज़फुल? एक्चुअली अच्छा है, यूज़फुल है, लेकिन इसका FPS यानी कितना फ्रेम पर सेकंड ये शूट कर सकता है वो कम है रेड से। और दूसरा ये समझिए इसका इकोसिस्टम नहीं है। रेड जब भी मैं बोलता हूँ रेड का पूरा इकोसिस्टम, बोले बहुत महंगा है, ये फ्री है कंपेयर टू आपका इससे आरी के कंपेयर में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी कि रेड आपको भले महंगा लग सकता है, लेकिन वो बना नहीं है उन लोगों के लिए जो इसका दाम देखेंगे, क्योंकि ये बना है वो सिनेमाटोग्राफर का। सिनेमाटोग्राफर जैसे कि एग्जांपल दिया जाता है कि आईमैक्स कैमरा सबसे महंगा बोलते हैं, हाँ, सबसे महंगा कैमरा आईमैक्स का फिल्म कैमरा जो 15 परफोरेशन 70 mm पे रहता है, ठीक है। वो सस्ता है, कैसे पता है? ओपेनहाइमर में पूरा 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 पिक्चर उसमें शूट किए हैं, और पूरा पिक्चर का बजट 100 मिलियन है, जो कि बहुत कम है। 200 मिलियन से पहले नीचे पिक्चर बनते नहीं है आजकल, और मतलब सोचिए बारबी उससे ज़्यादा महंगा है। तो कैसे हो गया? वही समझिए, कैमरा जिस लेवल पे आप लोग बात कर रहे हैं, ये सब कैमरा चिल्लर छुट्टा हो जाता है। अगर आप एक्चुअल सिनेमा में काम कर रहे हो, ये सब अरे हटो यार, इक्का दुक्का कैमरा जो इतना महंगा है, जो परेशान कर सकता है, और वो भी उतना नहीं कर, मतलब आईमैक्स से ऊपर आप जा नहीं सकते। आईमैक्स है, और आरी में अगर जाना चाहते हैं जो 65 mm का देता है, मतलब आईमैक्स डिजिटल कैमरा जो देते हैं, वो आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो कंपनी ने ये किया हुआ है, क्या बोलते हैं, सिर्फ ये देती है, रेंट पे देती है। तो कंपटीशन नहीं होने के कारण रेड बहुत अच्छा से मौका पे कर लिया। क्या ये यूज़फुल है? आराम से है। क्या ये उतना बढ़िया है? जब तक कमोडो से भिड़ रहा था तब तक थोड़ा सा कंपैरिजन था, लेकिन कमोडो एक्स से नहीं भिड़ सकता, और इकोसिस्टम से तो कंपेयर ही नहीं करना है। और इसका जो फॉर्मेट है उसके लिए आपको प्लगइन्स चाहिए, वो चाहिए, रेड के लिए भी चाहिए, लेकिन रेड लॉन्ग टर्म है मार्केट में काफ़ी सालों से टिक चुका है। तो प्रीमियर हो, डाविंची हो, ये सब रेड को अच्छे से समझने लगे हैं कि कैसे इसका फॉर्मेट को हैंडल करना है, कैसे इसका फुल ऊम्फ निकालना है। तो उसी लिए कंपटीशन ना होने का फ़ायदा उठा के
रेड बहुत अच्छा जगह पे अपना नीश बना ले रहा है कि भैया सस्ते में चाहिए $6000 में ले लो, थोड़ा सा महंगा चाहते हो $10,000 में ये ले लो और शिकायत नहीं करने का, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना सोनी देता है ना कैनन देता है, ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रेड सिनेमा कैमरा कमोडो एक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सुनने को मिला हो, समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।